Assalamualaikum student, I am Rima Irfan. Today I am here and I hope you all right student. Today we are discussing chapter number 2 for 9th class, solving a biological problem. इससे पहले हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का. अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं. ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें बायोलॉजिकल मेथड का प्रोसेस दिया गया है. ये अक्सर स्टूडेंट को ये मेथड समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगता है. तो मैं आपको इजीली आज इसको डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे. देखिए हमने जो है यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ये एक्चुअली होता क्या है. द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, यानी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करेगी. ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होगी. इसका ओरिजिन बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही होता है. जैसे कि प्लांट है, बर्ड है, एनिमल है, ह्यूमन है, इन सब में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, अब हो गई है तो इनके अंदर बॉडी में इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. यानी उनके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, इन सब का जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर हमें क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी वायरल डिजीज आ गए. अब हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरकर इस डिजीज का पता लगाएंगे. उसे भी बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज एनी वायरल डिजीज. अच्छा, अब ये स्टेप हम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल दूंगी ऑब्जर्वेशन की. कि ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा, ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन को मुशाहिदा कहते हैं. तो ये किस वजह से जो है वो दरियाफ्त हुआ. पहले जो है लोगों में नॉलेज नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उनको कुछ पता ही नहीं था. पहले एक बीमारी आई थी, उससे लोग दिन ब दिन बुखार में मर रहे थे, तो कोई चीज़ ही नहीं थी. तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सन 1880 में, फ्रांसीसी तबीब लेवरान नाम था उनका. उन्होंने मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के माइक्रोस्कोपिक, यानी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. उस दौरान पेशेंट के ब्लड में मलेरिया के बायस बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त किए. उससे प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया. चुनाचा प्लाज्मोडियम के मलेरिया के पेशेंट के खून में ऑब्जर्वेशन के बायस हुई. किसके बायस हुई, यानी उन्होंने छोटा सा एक जो है मुशाहिदा किया, ऑब्जर्वेशन की. जो है जो पेशेंट जो थे इससे रिलेटेड थे, उनका ब्लड सैंपल लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा किया. तो उससे मालूम हुआ कि भाई ये तो एक मलेरिया का केस है, प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है इनके ब्लड में. तो उसमें जो है ऑब्जर्वेशन ये चीज़ सामने आई. अब बेसिकली ऑब्जर्वेशन होती क्या है, ऑब्जर्वेशन आपको पता है मुशाहिदे को कहते हैं. ठीक है, दो तरह की होती है ऑब्जर्वेशन, यानी एक होती है क्वांटिटेटिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, बेसिकली मैं यूँ कहूँगी कि 100 में से 60% सही है और 40% सही नहीं है. तो आपने इसकी क्वांटिटी को यूज कर लिया, ये रहा क्वांटिटी. ठीक है, जिसमें हम नंबर को यूज करते हैं इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं. यानी इसमें मैंने नंबर का यूज किया ना, 60 एंड 40 को हमने अलग अलग कर दिया, तो इसमें हमने नंबर यूज कर लिया, तो वो क्वांटिटेटिव हो, यानी क्वांटिटी बता दी उसकी, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया. सेकेंड पे हम आते हैं क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है. सो स्टूडेंट, क्वालिटेटिव क्या है, इसमें क्वालिटी को यूज करते हैं, मतलब कि ये गुड है, बैड है या रॉन्ग है. अगर गुड और बैड का वर्ड आ जाता है तो इसे क्वालिटेटिव कहते हैं. यानी इसमें एक वर्ड आ गया, यानी हमने गुड भी बोल दिया, रॉन्ग भी बोल दिया, बैड भी बोल दिया, तो यानी इसमें वर्ड आ गया तो वो क्वालिटेटिव में आ गया. ठीक है, ऐसे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं. अब इसमें जो है वो एक्यूरेसी होगी, इसमें एक्यूरेसी लेस होती है. ठीक है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती, इसमें मेजरमेंट होती है. यानी इसे मेजर कर दिया कि भाई ये 60% है, 40% है, इसमें मेजर नहीं किया. ठीक है ना, इसमें सिर्फ वर्ड का यूज होता है और नंबर का मतलब होता है. आगे हम आएंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन से डेटा लिया. ठीक है, अपने स्टेटमेंट दिए. अब एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, बैकग्राउंड नॉलेज के लिहाज से इसको हम नाम दे देते हैं हाइपोथेसिस. इस डेटा को हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. ठीक है, ये टेंटेटिव, ये लिखा हुआ है ना हाइपोथेसिस, ये एक टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट होता है, यानी आरजी. ठीक है ना, इसको हम पूरा ये कहेंगे कि हम इसको सही नहीं कह सकते. बेसिकली जिसे हम रिजेक्ट भी किया जा सकता है. ठीक है ना, इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, यानी एक टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट है ये, तो उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये आरजी होती है इसका, यानी वो गलत भी हो सकती है, तो हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है तो ये गलत भी हो सकता है. इसको कहते हैं हाइपोथेसिस.
ओके, डिडक्शन क्या होता है? हाइपोथेसिस की ही एक टाइप है जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। बेसिकली डिडक्शन में हम लॉजिक वर्ड यूज करते हैं, इफ एंड देन, ये दो वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब सारी बात हम इससे अंदाजा लगाते हैं। जैसे हमने एक सामने स्पैरो को उड़ते हुए देखा, फिर अलग से बर्ड को उड़ते हुए देखा, तो हम क्या कहेंगे, एक सेंटेंस बना लेंगे, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड स्पैरो हैव विंग, यानी पर जो बहुत सारे परिंदों के भी पर हैं, तो जो है स्पैरो चिड़िया की भी पर हैं, तो हम क्या कहेंगे, अगर सारे परिंदों के पर हैं तो इफ क्या कहेंगे, देन स्पैरो इज अ बर्ड, तो फिर जो है चिड़िया भी एक जो है वो परिंदा है। तो ये क्या आ गया, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन इसमें आ गया, लॉजिक आ गई, इफ एंड देन की लॉजिक आ गई। तो इसमें हम उन दोनों को आपस में यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं डिडक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, सबसे पहले आपने रिकॉग्निशन की, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट आ गया, फिर आपने डिडक्शन दी, फिर डिडक्शन में लॉजिकल वर्ड आ गए। ये सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप करके आप कहाँ पहुंच गए, एक्सपेरिमेंट पे। अब एक्सपेरिमेंट आपने एक बार कर लिया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक आंसर आ रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट आपने दूसरी बार किया, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद बार बार आंसर का एक सेम आना, यानी डिडक्शन जो आपने दी है उसका आंसर भी वही सेम आया है, ऑब्जर्वेशन का जो दिया है वो भी आपका आंसर सेम आया है, और एक्सपेरिमेंटेशन का भी वही आंसर सेम आया है। तो यानी एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं होता, 2, 3 या 4 बार होता है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो लॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, इससे अब लॉ और थ्योरी बनती है, ठीक है ना। अगर सबका ही आंसर सेम आ रहा हो, एक्सपेरिमेंट का भी सेम आ रहा हो, तो लॉ और थ्योरी बन जाती है। अब मैं आपको एक चीज और स्टूडेंट बता दूं कि बायोलॉजी में बहुत कम लॉज होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सारा कंसर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी जो है वो चेंज होती रहती है, एवोल्यूशन चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इसलिए बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंट से लॉ बन जाती हैं। बायोलॉजी में अभी तक 2 लॉ हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, साइंटिस्ट ने अपने टेस्ट को दो तरह में डिवाइड कर दिया, जैसे कि कंट्रोल ग्रुप और दूसरा ग्रुप कौन सा था, एक्सपेरिमेंट ग्रुप। मसलन जो है मलेरिया की वजह से दरियाफ्त होने वाले 100 पेशेंट जो है मलेरिया के, उनको जो है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में रख दिया, और सेहतमंद अफराद को कंट्रोल ग्रुप में रख दिया। अब उनके ब्लड के जो सैंपल लिए गए, ठीक है ना, उसका क्या किया, उससे क्या मालूम हुआ कि जब उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, तो मलेरिया के जो तमाम पेशेंट थे एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाले, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, और जो सेहतमंद अफराद थे उन कंट्रोल ग्रुप वाले, उनके ब्लड में किसी भी जो है इसका प्लाज्मोडियम का सैंपल मौजूद नहीं था। तो यानी ये चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम हुई, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि अब मैं नेक्स्ट जो है वो कौन से चैप्टर का जो है वो लेक्चर बनाऊं। थैंक यू स्टूडेंट।